हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम में आपको 100% मिलेंगे। इस चैप्टर को मैं आपको 20 मिनट में रिवाइज भी करवा दूंगा और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर भी बता दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके ये आता है एग्जाम में, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। और बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में अंतर क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बहुत बार, इस बार भी आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है आप लिख लो, साथ में पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ। जैसे जैसे मैं बोलूँ आप लिखते चलो। यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर आप लिखोगे, डबल टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है मैं जैसे ही बोलूँ आप लिखते चलो। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूंगा नाम, आप पूरा लिखोगे मैं बोलूंगा तब, ठीक है। और 20 मिनट में आपके चैप्टर कंप्लीट तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आप लिख लो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन आपकी यही इस तरह से आता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में अंतर बताइए। और मुझे पक्का विश्वास है आपके ऊपर कि आप अंतर नहीं बता सकते या कुछ स्टूडेंट्स बता भी देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालना रासायनिक अभिक्रिया और उसमें परिभाषा लिखना, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता हो। किनका निर्माण होता हो? नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये बात आप लिख दोगे। उदाहरण से कैसे समझा दोगे? पूरा समझाना हो तो, दो ए और बी लिया आपने और बन गया क्या? सी। तो कोई दो पदार्थ थे ए और बी और नया पदार्थ बन गया सी। तो ये क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको ये पूछता है, अभिकारक किसे कहते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन पूछता है, उत्पाद किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का ही पार्ट है ये भी। तो देखो ये जो हमने रासायनिक अभिक्रिया लिखी है, इसमें जो तीर के इधर लिखा है, मतलब तीर के बाएं भाग की ओर, और इधर सी क्या है? दाएं भाग की ओर। तो बाएं भाग की ओर तो होते हैं अभिकारक। क्या होते हैं बच्चों? अभिकारक। और ये क्या होता है? उत्पाद। तो देखो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे अभिकारक की? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो क्या परिभाषा होगी? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। लिख दिया। उत्पाद में क्या लिखोगे? वे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। अब अभिक्रिया के दौरान आपने क्या क्या देखा, जैसे उदाहरण से आप समझाओगे रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है। तो आप उदाहरण से कैसे समझाओगे? पहला उदाहरण आप ये दे दोगे, जैसे कि सर दूध से दही बनना। क्या बोल दोगे? दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया ही है। उसके बाद में जैसे भोजन है उसका पाचन होना, भोजन का पाचन होना। दूसरा एग्जाम्पल ये दे दोगे, जैसे आप श्वसन क्रिया करते हो, श्वसन लेते हो, तो ये एग्जाम्पल ले दोगे श्वसन। लोहे पर जंग लगना बोल दोगे आप। अगला एग्जाम्पल जैसे दही वाला तो बता दिया, सॉरी। जैसे मैग्नीशियम रिबन है उसका जलना, दहन होना। और लास्ट एग्जाम्पल आप जैसे और देना चाहो तो क्या दे सकते हो? एक बात बताना, आप ब्रीथिंग लेते हो आप, मतलब जैसे ऑक्सीजन है, श्वसन तो आ गया इसके अंदर, और एक ब्रीथिंग होता है। ब्रीथिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं ध्यान में नहीं है। तो ब्रीथिंग एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, भौतिक अभिक्रिया है, भौतिक परिवर्तन है ना। तो ये बात हो गई ना। उसके बाद में आपके पूछता है, रासायनिक परिवर्तन के दौरान आपने क्या क्या देखा, रासायनिक परिवर्तन में आपको क्या दिखता है। तो देखो सॉरी, अवस्था का परिवर्तन होता है, रंग का परिवर्तन होता है। आ गई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आपने कौन कौन से देखे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, और उसके बाद में उत्पाद किसे कहते हैं, और क्या देखा। हाँ, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, रासायनिक समीकरण। क्या आ जाता है? देखो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टूडेंट्स। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रासायनिक समीकरण वाला। तो आप इसमें क्या लिखोगे? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। ये लाइन लिखोगे आप, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे एक H2 और O2 लिया हमने और इससे बन गया जल। हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, और इससे क्या बन गया? जल, H2O।
तो देखो इसकी पूरी परिभाषा क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, अर्थात रासायनिक समीकरण में तत्वों को उनके प्रतीक चिन्ह, तत्व कौन से, जैसे अभिकारकों को उनके प्रतीक चिन्ह और सूत्रों मतलब रासायनिक सूत्रों के रूप में लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण से समझें, हाइड्रोजन है, इसको हमने H2 से लिख दिया, ऑक्सीजन को O2 से लिख दिया और जल को H2 से लिख दिया, यही क्या है, रासायनिक समीकरण। अब अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और जल ऐसे लिख देते हैं, तो सीधा सीधा मतलब हुआ इनको हम सूत्रों के रूप में लिख दिया, प्रतीक चिन्हों के रूप में लिख दिया, साथ में इनकी भौतिक अवस्था लिख देते हैं। जैसे गैस होती है, ये हाइड्रोजन क्या गैस है, इसको हम G से लिख देंगे, भौतिक अवस्था क्या है इसकी, गैस। ऐसे ऑक्सीजन की भी क्या है, भौतिक अवस्था गैस। H2 जल है, इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, लिक्विड होती है ना, एक्वस मीडियम या L भी लिख सकते हो, लिक्विड भी लिख सकते हो। भौतिक अवस्थाओं के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कौन सा आ जाता है, प्रकार। तो सबसे पहले अभिक्रिया आती है आपके संयोजन अभिक्रिया। कौन सी, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है, संयोजन, जुड़ना। क्या, जुड़ना। देखो इसका उदाहरण आप क्या दोगे, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसके अंतर्गत, संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत एक उत्पाद बनता है। और अभिकारक कितने होते हैं, दो या दो से अधिक। उदाहरण क्या दे दोगे, जैसे कि A + B मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, C का। मतलब और अच्छे से समझना चाहिए तो आपने जैसे H2 वाला एग्जाम्पल लिया, ये गैस है, O2 भी क्या है, गैस, और ये मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, जल का। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। अगला और एग्जाम्पल लेना चाहिए आप, कार्बन हो गया C सॉलिड, ठोस, ऑक्सीजन गैस, और ये बनकर दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, संयोजन अभिक्रिया का हो गया। अगली अभिक्रिया आपकी आ जाती है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। जैसे कि कोई एक उत्पाद है, कौन सा, जैसे मान लिया A B C D कुछ भी मान लो, एक उत्पाद है और ये टूट जाता है कितनों में, दो या फिर दो से अधिक में। तो जैसे B + C + D ऐसे चलता गया यार, तीन उत्पाद है या दो है, तो दो या दो से अधिक में टूट गए, तो क्या हो जाएगा, ये वियोजन। इसकी परिभाषा आप क्या लिख दोगे कि देखो कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, किसमें, वियोजन अभिक्रिया में। जैसे कि आप एक एग्जांपल लो, CaCO3 और ये बन जाता क्या है, CaO + CO2। तो देखो ये क्या होता है, सॉलिड, और ये भी क्या होता है, सॉलिड, लेकिन ये क्या होती है, गैस। CO2 तो गैस होती है। तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया का। वियोजन अभिक्रिया के बाद में आ जाता है आपके विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है, देखो कोई अधिक क्रियाशील परमाणु होता है और वो कम क्रियाशील परमाणु को हटा देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है, किसमें, विस्थापन अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील परमाणु या तत्व है कम क्रियाशील को हटा देता है, स्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझे। देखो मैं इरेज कर देता हूं इसको। विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो देखो तीसरी आ गई विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में हटा देता है किसको, अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील परमाणु को। जैसे कि एक एग्जांपल ले हम, Fe प्लस जैसे CuSO4, ये है एक्वस मीडियम। किसमें, एक्वस मीडियम में। अब ये Fe है, ये Cu की जगह आ जाएगा, मतलब इसको Cu को हटा देगा, कॉपर को हटा देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा। तो ये हो जाएगा FeSO4, फिर सल्फेट FeS4, और ये क्या हो जाएगा, Cu+ सॉलिड में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। आगे देखो चलो, जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है,
कोई दो परमाणु आपस में स्थानांतरित हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, द्विविस्थापन। चौथा कौन सा है? द्विविस्थापन। उदाहरण से समझेंगे। देखो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, दोनों एक दूसरे की जगह आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दें, ए बी प्लस सी डी है, तो देखो ये डी आ जाएगा बी की जगह, बी चला जाएगा डी की जगह। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ए अपनी जगह, इसके पास में क्या आ गया? डी, प्लस ये क्या है? सी अपनी जगह, लेकिन बी चला गया इसके पास में, तो ये सॉरी बी बन गया, यहाँ पे आ गया ना, हाँ बी, ए डी प्लस सी बी बन गया, मतलब दोनों एक्सचेंज हो गए, इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज। तो इसका उदाहरण समझे हम। जैसे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है। अम्ल आपने जैसे लिया HCl, क्या लिया? HCl। क्षार क्या लिया आपने? NaOH, NaOH और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये एक्वस मीडियम में L, आप L भी लिख सकते हो, AQ भी लिख सकते हो, है ना। तो इसकी जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस होता है, Na पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है। मतलब प्लस वाला तो माइनस के पास में चला जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास में, आकर्षण एक दूसरे में आकर्षण होता है। तो ये Cl है, ये तो चला जाएगा यहाँ पर, और ये OH है, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो Na के पास में Cl चला जाएगा, तो ये तो बन जाएगा NaCl, नमक। ये क्या होता है? सॉलिड होता है, नहीं होता? नमक। और ये H है और ये OH, H और OH मीन्स H2 क्या बन गया? जल, प्लस H2 लिक्विड। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? द्विविस्थापन अभिक्रिया की रिएक्शन हो गई। अगला क्वेश्चन आपके आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया। या फिर आपको अलग अलग भी पूछ सकता है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण को आप उपचयन भी बोलते हो, क्या बोलते हो? उपचयन। तो देखो रेडॉक्स से पहले मैं आपको ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में बता दूं। एक होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको आप उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और होती है अपचयन, दोनों साथ में समझेंगे, बेहतर समझ में आएगी। अपचयन, इसको आप बोल देते हो रिडक्शन, और इसको बोल देते हो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीकरण नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन होगा क्या? देखो इसमें जो होगा वो इसका जस्ट उल्टा होगा। इसमें ऑक्सीजन इसमें तो जुड़ेगी, क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना। देखो इसकी तीन परिभाषा है, इसकी सेम उल्टी हो जाएगी, तीसरे वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। दोनों बाकी हटेंगे, हटेंगे कौन से? जैसे हाइड्रोजन का हटना, माइनस मतलब हटना, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। तीसरा क्या बोल दोगे? इलेक्ट्रॉन का हटना, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन की कमी आना भी क्या होता है? ऑक्सीकरण, उपचयन होता है। इसमें उल्टा कर दो, इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? हट जाएगी, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का हटना, क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये हट रहा है तो बाकी दोनों जुड़ जाएंगे, इसका उल्टा है तो इसमें देखो ये हट रहे थे तो जुड़ रहे थे, इसमें जुड़ रहे हैं तो इसमें हट रहे हैं। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन, रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार आई है। अब इसका एग्जाम्पल क्या दे दो कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब C+O2, CO2 हो गया, Cu+O2, CuO हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, है ना, Mg+O, MgO बन गया, है ना। आप ऐसे एग्जाम्पल दे दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपके बात आती है रेडॉक्स अभिक्रिया की, जो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। रेडॉक्स अभिक्रिया देखो मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। तो देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Zn सॉलिड में होता है प्लस CuSO4 एक्वस मीडियम में होता है। और देखो इसमें होता क्या है, ये जो Zn है ये इसकी जगह आ जाता है Cu की जगह, और बन जाता क्या है? ZnSO4 एक्वस मीडियम प्लस में Cu, कॉपर निकल जाता है। ठीक है, साथ में। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यह बताना है ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया में एक का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन होता है, और एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है। पता कैसे चलेगा? न तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, न हाइड्रोजन जुड़ रहा है, कौन क्या जुड़ रहा है, हट रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है
वो एक में बढ़ रहे हैं और एक में घट रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे तब पता चलेगा इसमें। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाता है, आपकी बुक में भी दे रखा है। देखो इस पे जेड एन ऊपर प्लस माइनस कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0 है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेप पूरा है इसका, न इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, न कम है न ज्यादा है। सेम ऐसे ही सी है, इसके पास में भी क्या है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है 0। अब यहाँ पे बात आती है इनकी, इन पे ऊपर तो कुछ नहीं है लेकिन है जलीय विलयन में। जलीय विलयन में होने का मतलब ये होता है ये टूटते हैं, विघटित होते हैं। किसमें, देखो डिसोसिएशन होता है ना जब जल में, वाटर में, तो जेड एन होता है, मतलब जो धातु होती है, मेटल्स होते हैं, उन पे जनरली प्लस चार्ज आ जाता है। कितना, 2, हमेशा प्लस आता है। जनरली कितना आता है, 2 + 2। तो जब ये वाटर के साथ में होगा, जलीय विलयन में होगा, तो जेड एन पे +2 चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही सी यू पे भी क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, सोडियम पे +1 आता है, लेकिन ध्यान रखना के पे भी +1 आता है। ठीक है, निकल पे 2 आता है जनरली। लेकिन हमारे पास में तो ये 2 एग्जाम्पल दिए। अब प्लस आने का मतलब क्या होता है, पहले ये भी समझो। प्लस सॉरी, प्लस आने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आई है, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। क्या बात समझे, प्लस का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा है, प्लस ये बता रहा है इसने डोनेट कर दिए इलेक्ट्रॉन। कितने कर दिए, जितने उस पर प्लस चार्ज है उतने। ठीक है, तो प्लस कमी को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बन गई वो। आई बात समझ में। तो +2 का मतलब ये है कि इसके पास में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उससे कितने कम हो गए, 2 कम। ऐसे इस पे आ गए, मतलब इसके पास में भी क्या आ गए, 2 कम हो गए, इसने डोनेट कर दिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे देखो जलीय विलयन में होंगे तो ये जेड +2 में होगा, ये सी यू +2 में होगा। जब एक्वस मीडियम में होंगे तब, इतना समझ गए। CuSO4 मतलब CuSO4, कॉपर के पास में तो 2+ है इस टाइम पे, SO4 के पास में 2- है। ऐसा ही इधर है, Zn के पास में +2 है, SO4 के पास में -2 है। अब देखो समझने वाली बात यह है, यहाँ पे 0 था इसके पास में, और इधर क्या हो गया, +2, 0 से 2 हो गया। मतलब +2 का मतलब क्या है, कमी, कम हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई इसमें, कमी। और जिसमें कमी होती है इलेक्ट्रॉन की, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ है, जेड एन का। तो आप इसको लिखोगे कैसे, जेड एन है सॉलिड में, और इधर आके क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, मतलब इस पे +2 आ गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। इसको लिखने का तरीका ये होता है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, हिंदी में क्या बोलते हो इसको, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण। आई बात समझ में। कॉपर के पास में क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 था, मतलब और क्या हो गया, 0, +2 से 0, मतलब 2 बढ़ गए। पहले माइनस में थे, मतलब प्लस का मतलब क्या, कम थे, और अब क्या हो गया, 0, मतलब कॉपर के पास में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो इसको आप कैसे लिख दोगे, Cu यहाँ पे क्या था, +2 में था ना, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इधर लिए तभी तो ऐड हुए ना, और इधर क्या हो गया, 0 मीन्स सॉलिड। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई। इसका क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन, क्या हो रहा है, अपचयन। यही बात आपको पूछता है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। समझ में आ गया आपके। चलिए आगे चलते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन। देखो संक्षारण में होता है, देखो लोहे पे जंग लगना क्या होता है, संक्षारण होता है। इसको समझेंगे कैसे, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उस धातु के ऊपर एक परत जम जाती है, वो कमजोर हो जाती है वो धातु, इसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण। उदाहरण क्या है, लोहे पे जंग लगना, चांदी है उसके ऊपर काली परत आ जाना, ऐसे ही तांबा है उसके ऊपर हरी परत आ जाना। ये किसके उदाहरण है, संक्षारण के उदाहरण है। इनका इलाज क्या है, आप जैसे लोहे पे जंग आता है तो क्या कर देते हो, पेंट कर देते हो, है ना, विद्युत लेपन कर देते हो, जैसे पेंट करके संक्षारण से हम बचा सकते हैं, है ना। तो धातुएं हैं उनको उन पे क्या होता है, जब ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन और नमी के, तो वो खराब हो जाती है, संक्षारित हो जाती है ना, क्षयित हो जाती है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, संक्षारण। उसके बाद में एक आ जाता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, जैसे आप देखते हो चिप्स या बिस्किट है, उसको आप बाहर रख दो कुछ टाइम के लिए, वो खराब हो जाते हैं, ऐसे आपको अजीब अजीब से लगते हैं, स्मेल आने लगती है, मतलब खराब हो जाते हैं। यही क्या है, विकृत गंधिता है। तो परिभाषा इसमें क्या लिखोगे, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री है,
वो क्या होती है, वायु के संपर्क में आती है तो उपचयित हो जाती है। क्या हो जाती है, उपचयित हो जाती है, जिससे उनमें गंध आने लगती है और स्वाद भी खराब हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं हम। अब बचा कैसे सकते हैं, आपने देखा होगा हमारी मम्मी जो घर पे अचार होता है उस पर कभी कभी बूफन आ जाती है, खराब हो जाता है, आपने देखा है सफेद सफेद, तो उसमें क्या करती है मम्मी, तेल डाल देती है। मतलब उनको भी पता है कि बचाया कैसे जाता है। अब इसको बचाने के उपाय को हम क्या कहते हैं, जैसे कि प्रतिओक्सीकारकों का उपयोग करना। तेल क्या है, प्रतिओक्सीकारक है। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन को संपर्क में नहीं आने देगा, खुद ऊपर रहेगा, तो ऑक्सीजन उस तेल के संपर्क में आके रह जाएगी, डायरेक्ट अचार के संपर्क में नहीं आएगी। दूसरा क्या कर सकते हो, वायुरोधी बर्तनों में रख सकते हो, जहाँ पे वायु नहीं लगे वहां पे उनमें रख सकते हो। वायु के स्थान पर जैसे नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर सकते हो। हम जो चिप्स लेके आते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। वो इसीलिए होती है कि वो खराब नहीं हो जाए। हम जैसे खराब होती है कोई वस्तुएं, जैसे सब्जियां वगैरह लाते हैं, उनको फ्रिज में रख देते हैं शीतलन के लिए। फ्रिज में रखना मतलब शीतलन करना, ठंडा करना, तो उनसे भी हम बचा सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर था, इसको मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। इसके आपको नोट्स जो आपको पढ़ने हैं तो वो आप ले सकते हो हमारे टेलीग्राम पे भी और मेरे व्हाट्सएप पे भी। 7737 580 309 7737580309। क्या है ये, 309। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो, सीक्रेट एजुकेशन हब के नाम से, वहां पे भी मिल जाएगी पीडीएफ और व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी। सब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर सेकंड के साथ में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।